बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त सिचुएशन ये है जी कि जो पीटीआई के लोग हैं या उनके जो इत्तेहादी हैं, आपने देखा होगा हर वीकेंड पे यानी कि जुम्मा, हफ्ता, इतवार लोग अपने इलाकों में चले जाते हैं। इलाकों में जाके और वहाँ पे जाके बैठते हैं, अपने लोगों से इंटरेक्ट करते हैं। जो भी लोग इस्लामाबाद में होते हैं वो चले जाते हैं अपने हलकों में। लेकिन वहाँ पे हलकों में बैठना पीटीआई और उसके इत्तेहादियों का मुश्किल हो गया है। वो मुश्किल इसलिए हो गया है कि लोग जो है वो इतने तंग हैं बेरोज़गारी से, महंगाई से, क्योंकि उनके सब्र का पैमाना हो गया लबरेज़। ठीक है, हुकूमत ने कुछ फ़ैसले किए हैं, सख्त फ़ैसले किए हैं और उनके असरात जो है वो आते आते 2-3 साल लगेंगे। लेकिन 2-3 साल तक मुझे नहीं लगता कि लोग इंतज़ार कर सकेंगे, क्योंकि लोग जो है तंग आ गए। तो ये जो पॉलिटिशियंस हैं जो जाके बैठते हैं अपने हलकों में, उनको उन लोगों की जो शिकायत होती हैं वो इतनी ज़्यादा होती हैं कि वहाँ पे उनके लिए इश्यूज खड़े हो जाते हैं। नाउ द सिचुएशन इज़ कि जो हुकूमत है उसके पास जो स्ट्रेटजी है दैट शुड हैव बीन लाइक 3-pronged स्ट्रेटजी, क्योंकि एक शॉर्ट टर्म उसमें स्ट्रेटजी होनी चाहिए थी, एक मिड टर्म स्ट्रेटजी होनी चाहिए थी और एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी होनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पे हुकूमत की तरफ से हमें एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी मुझे तो नज़र आती है जो कि एक बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी है, लेकिन साथ साथ एक मिड टर्म और शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी जो होनी चाहिए थी वो नहीं है। वो ना होने की वजह से एक इशू खड़ा हुआ है। अब इस इशू को एक कुशन मिल जाता है, यानी कि उसके असरात जो है वो हुकूमत पे डायरेक्टली नहीं आते। जो इस्लामाबाद में हुकूमत बैठी हुई है उस पर डायरेक्टली उसके असरात नहीं आते। क्यों नहीं आते? इसलिए नहीं आते जनाब कि ऑपोजिशन जो है उसके अंदर इश्यूज हैं, और एक इशू नहीं है, उसके अंदर मल्टीपल इश्यूज हैं। एक तो उनके अंदर ग्रुप्स बने हुए हैं जो कि पीटीआई के अंदर भी हैं ग्रुप्स, लेकिन नून लीग के अंदर भी ग्रुप्स हैं, पीपल्स पार्टी के अंदर भी ग्रुप्स हैं, और जनाब बाकी जो इत्तेहादी हैं उनके अंदर भी नोक चोक लगी रहती है। अब वो अपनी जगह मुत्तहिद नहीं है, इसलिए जो हुकूमत है पीटीआई की जो सेंटर में बैठी है उसको डायरेक्टली हीट फेस नहीं करनी पड़ती, इसलिए बचत हो जाती है उनकी। नाउ एक कहा जाता है जनाब धरना होगा, ठीक है जी, और धरना जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब का होगा। मेरी इतलात ये है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब कहते हैं जनाब कि मेरे पास 1 लाख सिक्योरिटी गार्ड है जो उनकी सिक्योरिटी के लिए। मुझे नहीं पता वो ठीक कहते हैं कि नहीं ठीक कहते, उनके पास वाकई 1 लाख सिक्योरिटी गार्ड है या नहीं है, मुझे नहीं पता इस चीज़ का, लेकिन मेरी इतलात है कि उन्होंने अपने गिने चुने दोस्तों में ये बात शेयर की है। दूसरा वो कहते हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब मैं जी 12-15 लाख बंदा लेके आ जाऊँगा इस्लामाबाद। 12-15 लाख तो बहुत बड़ी तादाद होती है, उसके भी मुझे थोड़ा सा शक है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास स्ट्रेंथ है, स्ट्रीट पावर है। वोट कोई उनको दे ना दे वो एक अलग सिचुएशन है, लेकिन मदरसों के बच्चे या मदरसों के लोग उनकी स्ट्रेंथ है, और वो उनके पास ठीक है 1-2 लाख बंदा ज़रूर हो सकता है उनके साथ इकट्ठा। लेकिन इज़ दिस द राइट टाइम कि मौलाना फजलुर रहमान साहब धरना दें? एक सवाल है जो मैं आज डिस्कस करना चाहूँगा। उसके अलावा जो पार्लियामेंटेरियंस हीट फेस कर रहे हैं अपने अपने इलाकों में, उनके लिए क्या जस्टिफिकेशन है? कुछ जो इनके साथ लोग हैं, पीटीआई की हुकूमत के साथ जो इत्तेहादी हैं, जो लोग हैं जैसे क्यू लीग है, उनको भी गिले शिकवे हैं, लेकिन वो फिर भी जुड़े हुए हैं इनके साथ और जुड़े रहेंगे मेरे ख्याल में आखिरी, क्योंकि मेरे ख्याल में उनके पास ऑप्शन भी नहीं है, कोई लिमिटेड ऑप्शन है क्यू लीग के पास, तो वो जुड़े रहेंगे। लेकिन उनको शिकवे भी हैं साथ साथ कि जी हमें कंसल्ट नहीं किया जाता। डील की भी बातें होती हैं जनाब कि डील हो रही है जी, डील हो रही है जी, नून लीग की डील हो रही है जी, मियाँ साहब की डील हो रही है जी, कि जरदारी साहब की डील हो रही है। कौन सी डील हो रही है? वो डील हम भी जानना चाहते हैं ना जी, किसके साथ डील हो रही है, कौन सी डील हो रही है। चले अगर डील हो भी रही है तो एक बिल्कुल एक सामने एक जनाब कानून मौजूद है नैब का कि जनाब डील की जा सकती है। बट देन अगेन असेसमेंट कौन करेगा कि इतने पैसों का जनाब यहाँ पे घपला हुआ या गड़बड़ हुई या गवर्नमेंट एक्सचेकर को नुकसान पहुंचा, उसकी असेसमेंट कौन करेगा और कैसे करेगा? मैं जानना चाहूँगा जी कि ये इनका क्या हल क्या है और इनका कोई सोल्यूशन है? सब लोग एक पेज पे है नहीं है,
या क्या, व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन, वो मैं जानना चाहूंगा। मेरे साथ मौजूद है अताउल्लाह तारड़ साहब मुस्लिम लीग नून से, जनाब कामिल अली आगा साहब मुस्लिम लीग काफ से, और शौकत बसरा साहब पीटीआई से। जी आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जी, आप लोग तशरीफ लाए। तारड़ साहब, शहबाज शरीफ साहब हुआ करते थे जिस जमाने में चीफ मिनिस्टर, उन्होंने तो बड़ा सीरियसली लिया डेंगू को, और उन्होंने कुछ लोग भी भेजे ट्रेनिंग्स के लिए बाहर, प्रोबेबली थाईलैंड भेजे, श्रीलंकन गवर्नमेंट को कांटेक्ट किया, उनसे पूछा कि ये क्राइसिस उन्होंने कैसे हैंडल किया था, और ख़ुद जाके वो डेलीगेशंस जो आते थे उनको रिसीव किया करते थे। ही टुक द डेंगू थिंग सो सीरियसली। कहने का मकसद ये है कि उन्होंने इतना सीरियसली इस सारी चीज़ को लिया। लेकिन डू यू थिंक कि अभी उसको वो सीरियसनेस तो खैर मुझे नहीं नज़र आती, क्योंकि सारी चीज़ें तो वाइंड अप होगी जब से बुज़दार साहब आए, लेकिन आपके ख्याल में इसको मैनेज कर सकती है? कैन दिस पंजाब गवर्नमेंट पुल दिस थिंग आप जी? राना साहब बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहली बात तो ये कि आज गवर्नमेंट ने डेंगू के पेशेंट्स का जो नंबर, रिपोर्टेड नंबर है, वो 10,000 पे डिक्लेयर किया है। और आप देखिए कि गवर्नमेंट के पास इस वक्त वो फिगर्स मौजूद हैं जो सरकारी अस्पतालों में लोग आए हैं इस मर्ज की शिकायत के साथ। पूरे पंजाब के और इवन केपीके के कुछ हिस्सों के प्राइवेट हॉस्पिटल्स इसके अलावा हैं। तो आई थिंक दे आर टू लेट इन द डे। देखिए हमारे दौर में हमने कुछ SOPs डेवलप किए थे। मॉनसून सीजन जिसमें पानी जमा होता है, उसके बाद फॉगिंग का अमल होता है पब्लिक प्लेसेस में, पार्क्स में, रोड्स पे, ग्रीन बेल्ट्स पे, और घरों के अंदर यूनियन काउंसिल वाइज जो है वो स्प्रे किया जाता है और लार्वा हंटिंग की जाती है, यानी वो लार्वा जो डेंगू के मच्छर को जन्म देता है जी जी, उसकी तलाश की जाती है, और फिर वेक्टर एनालिसिस के जरिए उन एरियाज को स्पेशल एरियाज और इमरजेंसी एरियाज डिक्लेयर किया जाता है। एक अवेयरनेस कैंपेन चलाई जाती है। इस हुकूमत का मीडिया के साथ एक अपना रवैया अपनी जगह पे, मगर कम अज़ कम अगर आपने इश्तहारों की मद में कोई आपका इशू है तो हमें उस पर कोई इतराज़ नहीं है, मगर डेंगू अवेयरनेस, अगर मैं एक आम शहरी किसी जगह पे बैठा हूँ और मुझे बुखार हुआ है, कम अज़ कम आप एक अवेयरनेस कैंपेन, एड कैंपेन तो चलाइए जिससे लोगों को इल्म हो कि जी डेंगू के सिम्टम्स क्या हैं, और जब वो सिम्टम्स नज़र आएँ तो उसके बाद किससे रब्ता करना है, कहाँ जाना है। स्टेट इस वक्त कहीं नज़र नहीं आ रही और पेशेंट्स जो हैं वो बिल्कुल लावारिस होते हुए नज़र आ रहे हैं। और एक और बात इसमें मैं ऐड करता चलूँ, जो कंप्लीट ब्लड टेस्ट जिसको CBC कहते हैं, हमने उसकी जो कीमत मुकर्रर की थी वो 90 रुपये पे की थी। प्राइवेट लैब वाले हाई कोर्ट गए, हमने हाई कोर्ट से उसको स्ट्राइक डाउन करवाया और हाई कोर्ट ने कहा कि 90 रुपये ही चार्ज किए जाएंगे। सरकारी अस्पतालों में मुफ्त था CBC का टेस्ट, और प्राइवेट लैब्स में 90 रुपये का ये टेस्ट था। अभी आपके शो में आने से पहले मैंने इसकी प्राइस चेक की है, तो ये शौकत खानम लैब में 700 रुपये का CBC टेस्ट किया जा रहा है। तो आई थिंक ये एक एपिडेमिक और एक वबा की सूरत जब इख्तियार हो जाए तो इमरजेंसी स्टेप्स लेने पड़ते हैं, पर गवर्नमेंट अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कहीं नज़र नहीं आ रही। हमें डेंगू बरादरान का जो है वो खिताब दिया गया था और बड़ी बड़ी बातें की गई थी। ये एक दुख की घड़ी है और इसमें हम बतौर अपोजिशन भी अपना किरदार अदा करना चाहते हैं, अपने एक्सपीरियंस से शेयर करना चाहते हैं। अभी अगर ये अपनी जो ख्वाबे खरगोश से जाग गए तो बड़ी अच्छी बात है, मगर अभी जागते हुए नजर नहीं आ रहे। चले, आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो अवेयरनेस आप लोग क्रिएट किया करते थे या शहबाज शरीफ साहब के दौर में क्रिएट की जाती थी वो नहीं है और उस तरीके से सीरियसली नहीं लिया जा रहा है डेंगू को। आई विल जस्ट मूव टू द अदर क्वेश्चन जी, थोड़ा पॉलिटिकल साइड पे आना चाहूँगा। आपके ख्याल में जो लोग आप लोगों को छोड़ के चले गए थे, यानी कि मुस्लिम लीग नून को छोड़ के चले गए थे और इलेक्शनों से पहले चले गए थे, और क्योंकि उस वक्त तो एक वेव चल रही थी कि PTI के नाल मिल जाओ तो जड़ा भी मिलेगा उजनू भी टिकट लग जाएगा, वो ही विल मेक इट। बट अभी सिनेरियो इज़ डिफरेंट। जो लोग आप लोगों को छोड़ के गए थे वो चाहते ही हैं, कुछ उनमें से किसी के साथ आई वुड से कि half a dozen people have contacted me and they want to go back to Muslim League नून। क्या उनको ऐसी चीज़ नज़र आ रही है नून लीग में कि वो वापस आना चाहते हैं? नंबर वन, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप लोग कोई गवर्नमेंट टॉपल करने के मूड में है पंजाब की स्पेशली, तो वो क्यों आपके पास आना चाहते हैं? नंबर वन, क्योंकि वो होता ही है ना कि जब आपको पता चलता है कि जनाब, या लोगों को पता चलता है कि जी गवर्नमेंट टॉपल करने से तैयार नहीं मुस्लिम लीग नून वाले, तो देन दे स्टार्ट अप्रोचिंग यू गाइस। लेकिन अभी कोई ऐसा सिनेरियो भी नहीं नज़र आता, लेकिन वो फिर आपके पास वापस क्यों आना चाहते हैं? नंबर वन। नंबर टू, ठीक है वो लोग चले गए, छोड़ के चले गए, प्राइस हाइक है, सिचुएशन है,
हलकों में भी सिचुएशन है उन लोगों के लिए, वो फेस नहीं कर सकते लोगों को, और वो कहते हैं जी तुसी पीटीआई दे कोल गए हो तो हुण इट्स लाइक अ सिचुएशन ओवर हेयर, चाहे महंगाई हो चाहे कुछ और हो, तो वो इसलिए भी वापस आना चाहते हैं आप लोगों के पास। लेकिन क्यों, वाई? क्योंकि आप लोगों की हुकूमत नहीं है, आप लोगों के वहाँ पे ग्रिप नहीं है एज सच। ठीक है, मेजॉरिटी है आपके पास, वोट बैंक अभी भी है आपके पास, लेकिन आपकी ग्रिप नहीं है, आपकी हुकूमत नहीं है। ये सारी वेव उस वक्त चलती है जब आप लोग हुकूमत बनाने की पोजीशन में हो, फिर क्यों आना चाहते हैं? राना साहब, बहुत ही आपका पर्टिनेंट सवाल है, और मैं ज़ाती तौर पे 2013 में और 2018 में जो टिकट्स के अवार्ड के पार्लियामेंट्री बोर्ड था, मैं उसका सेंट्रल हिस्सा था, और रहीम यार खान से लेके अटक तक तमाम हलकों के ऊपर मैंने बाकायदा एक स्टडी भी की है, मैंने सर्विस भी कंडक्ट करवाए हैं, और मैं हर हलके से वाकिफ़ भी हूँ। तो उसकी रोशनी में सबसे पहली बात तो ये है कि जो लोग मुस्लिम लीग नून को छोड़ के गए थे, उसमें से बहुत बड़ी तादाद में उन्होंने लूज़ भी किया है, क्योंकि अवाम के अंदर ये तासर कि एक बंदा बार बार पार्टी तब्दील करे, वो इतना अच्छे तरीके से नहीं लिया गया। मैं आपको शेखुपुरा से एग्जांपल दे सकता हूँ, मैं आपको नारोवाल से एग्जांपल दे सकता हूँ, मैं सरगोदा से एग्जांपल दे सकता हूँ, मैं मुल्तान से एग्जांपल दे सकता हूँ, मेरी फिंगर टिप्स के ऊपर हैं। मगर जो लोग वहाँ गए और जिन्होंने अपनी अपनी सीट्स जो हैं वो विन की, वो जिन तवक्कुआत के साथ गए थे और उनका ख्याल था कि एक अवाम की फलाह व बहबूद के लिए जिस तरह के बुलंदो बांग दावे किए जाते थे कंटेनर के ऊपर से, वो पूरे होंगे, तो वो पूरे होना तो दूर की बात है। मामलात इतने बिगड़ गए हैं कि इस वक्त पीटीआई के सिटिंग मेंबरान का अपने हलकों में डेरों के ऊपर बैठ के पब्लिक डीलिंग करना जो है वो एक अजाब बन गया है। और दूसरी तरफ जो पार्टी की इंटरनल रिफ्ट्स हैं, पावर सेंटर्स हैं, लॉबीज़ हैं, उन्होंने एक तबाही मचाई हुई है, जिसमें एक एग्जांपल छोटा सा मैं आपको दूं। हमारे वजीर थे अहमद अली औलख साहब लिया से, 5 साल एग्रीकल्चर मिनिस्टर रहे, और उन्होंने ज़िले के सदर रहे, ज़िला काउंसिल का चेयरमैन उनका सगा भाई था। वो जब छोड़ के गए तो उनसे हमारी बातचीत भी हुई, हमने बड़ी कोशिश की कि आप पार्टी के पुराने लॉयलिस्ट हैं, मत छोड़ के जाएं, मगर उनको बड़े सब्ज बाग दिखाए गए थे। इस वक्त भी वो आज़ाद हैसियत से असेंबली में बैठते हैं, बट ऑब्वियसली पीटीआई की पार्लियामेंट्री पार्टी का हिस्सा हैं। उनकी और मजीद खान न्याजी जो वहाँ से एमएनए हैं, पिछले दिनों फुटेज बहुत वायरल हुई जहाँ पे पहले उनको गंदी और गलीज गालियाँ दी गई, और जब उससे काम ना बना तो पब्लिकली मार पीट करके उनको ज़ख्मी किया गया। तो मेंबरान जो है वो तजब्जुब का शिकार है। और यहाँ पे जब आपको पता है कि जब पुलिस रिफॉर्म्स की बात होती है तो आईजी पहला चेंज करवाया गवर्नर ने, गवर्नर का आईजी चेंज करवा दिया वज़ीर आला ने। एक मिनट तारिक साहब, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ ना जी। एक गुजारिश सुनिए, मेरे हैव अ क्वेश्चन। माय क्वेश्चन इज, देखें ये लोग लॉबीज जो है आपने जिक्र किया, लॉबीज तो हर जगह पे होती है, हर पार्टीज में होती हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक इशू ये था आप लोगों के साथ, यानी कि शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट में जब वो पंजाब के चीफ मिनिस्टर थे, शहबाज शरीफ साहब तो मिलना पसंद नहीं करते थे उन लोगों से जिनसे वो नहीं चाहते थे मिलना। तो वहाँ पे एमपीएस को तो एक यही बहुत बड़ी शिकायत होती थी कि शहबाज शरीफ साहब मिलते नहीं, टाइम नहीं देंगे। सो फिर मुझे नहीं समझ आ रही, मैं बिल्कुल इस तरफ आ रहा था। शहबाज शरीफ साहब दिन रात मेहनत करके पावर प्लांट्स लगा रहे, डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स को देख रहे थे, बाहर के दौरे थे, बाकी मामलात थे। तो उन्होंने पंजाब के अंदर हमजा शहबाज शरीफ साहब की चेयरमैनशिप में एक पब्लिक अफेयर्स यूनिट बनाया था, मैं उस यूनिट का हिस्सा रहा हूँ। और वहाँ पे पूरा दिन पब्लिक डीलिंग होती थी, और हमजा शहबाज शरीफ साहब ना सिर्फ एमएनएज एमपीएज बल्कि जो पॉलिटिकल वर्कर ग्रास रूट का आपका होता है पंजाब के तमाम 9 डिवीजन से, इवन पाकिस्तान के बाकी शहरों से वो वहाँ पे आते थे। और हमजा शहबाज साहब बाय नेम एक एक बंदे को जानते थे। और इस पब्लिक अफेयर्स यूनिट के अंदर हमने पंजाब से, स्पेशली साउथ पंजाब से सेनेटर साउद मजीद को रखा था जी, साहिवाल से मलिक नदीम कामरान साहब थे, इस वक्त भी सिटिंग मेंबर हैं, गुजरांवाला डिवीजन से मंशाउल्लाह भट्ट साहब थे। तो 5-6 मंजे हुए सियासतदान जिनका बहुत वास्ट एक्सपीरियंस था। उनका काम ही ये था कि सारा दिन पब्लिक डीलिंग करना। असल में आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा मेंबर किस हलके से ताल्लुक रखता है, उसकी पॉलिटिकल हिस्ट्री क्या है, बैकग्राउंड क्या है, उसकी पॉलिटिकल वर्थ क्या है। तो इधर तो वाली वारिस ही कोई नहीं है ना जी। इधर तो खान साहब को या बाकी चलें छोड़ दें, बुज़दार साहब को भी अभी नाशनाई है, क्योंकि वो कभी पीटीआई में रहे नहीं। और उनकी हालत ये थी कि जिस दिन वो असेंबली का ओथ था, मैं वहाँ मौजूद था, वो ढूंढते फिर रहे थे कि जिस शख्स ने सीएम बनना है मैं जाके 2-4 बातें उससे कर लूँ ताकि कल को मुझे काम पड़ेंगे तो मुझे आसानी होगी। तो जहाँ पे देखिए मेंबरान जो हैं वो काम ना होना अपनी जगह पे है, और इकोनॉमिक कंडीशंस भी अपनी जगह पे, बट मेंबरान इज्जत मांगते हैं।
आपको जब किसी बंदे का नाम ही नहीं पता और आपसे ये ब्लंडर हुआ कि आपने मुख्तलिफ महफिलों में लोगों को गलत नाम से बुलाया या आप करके बुलाया, तो मेंबरान इस बात को फील करते हैं कि उनकी रिकग्नाइजेशन उस तरह पार्टी के अंदर नहीं है जिस तरह होनी चाहिए, और उनको नज़र आ रहे हैं हालात कि आगे इकोनॉमिक कंडीशंस भी इंप्रूव होने की कोई सूरत नहीं है। तो ये बहुत बड़ी वजूहात हैं सारे सिनारियो की। चले वो फिर एक नया टॉपिक शुरू हो जाएगा, क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशन पे तो ब्लेम जो होता है पिछली गवर्नमेंट को, यानी कि आपकी गवर्नमेंट को भी जाता है कि लास्ट ईयर में आप हम घंटों बात कर सकते हैं। जी बिल्कुल कर सकते हैं, मैं उस पर बिल्कुल करना भी चाहूँगा कि लास्ट ईयर जो था नून लीग गवर्नमेंट का लास्ट जो लेग थी उसमें रुथलेस किस्म की बोरविंग की गई, और वो बोरविंग इस तरीके से की गई कि वो अगली गवर्नमेंट जो भी आए उसके लिए मुश्किलात पैदा हो जाए, और जो उस साल जो कर्जे वापस करने थे वो भी आप लोगों ने अगले साल पे डिले कर दिए, यानी कि ये जो हुकूमत का पहला साल है इसके लिए छोड़ दिए ताकि ये हुकूमत वापस करे वो कर्जे। एनीवेज वो डिफरेंट टॉपिक हो जाएगा, वो उस पर फिर किसी वक्त बात करेंगे। मैं पूछना ये चाहता हूँ कि इस वक्त एक कंट्रोवर्सी खड़ी हुई है, और कंट्रोवर्सी ये खड़ी हुई है जनाब के जज जो है अरशद, उस पर एक वीडियो निकलती है, उसके बाद जनाब क्वेश्चन मार्क्स खड़े हो जाते हैं। आप लोग क्या चाहेंगे? वुड यू लाइक टू गो फॉर अ रीट्रायल कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का रीट्रायल हो, या आप लोग चाहेंगे ये कि रीट्रायल में अब दो चीज़ें भी हो सकती हैं, यानी कि एक केस में आपको बरी किया गया था मियां नवाज शरीफ साहब को, एक में सज़ा हुई थी, ये ना रीट्रायल में दोनों केसेस में सज़ा हो जाए। लेकिन आप लोग क्या चाहेंगे, रीट्रायल हो क्या हो? हाउ वुड यू लाइक टू गो अबाउट दिस? राना साहब, पहली बात तो ये कि जब जज अरशद मलिक का मामला आया तो गवर्नमेंट ने इसको पोलिटिसाइज भी किया। पहले दिन फिरदौस आशिक अवान साहिबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उन्होंने कहा कि जी हम इस वीडियो का फोरेंसिक टेस्ट करवाएंगे। अगले दिन उन्होंने उस पर बैक ट्रैक किया और उन्होंने कहा जी हम कोई फोरेंसिक नहीं कराने जा रहे। उसके बाद जज अरशद मलिक का जो पेरेंट डिपार्टमेंट और जो जहाँ पे वो रिपोर्ट करते हैं वो लाहौर हाई कोर्ट है, उनको जब ओएसडी किया गया और वो उनकी आपके सामने है, बयान हल्फी आया, प्रेस रिलीज़ आई, तो वो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस जो वफाकी हुकूमत की मिनिस्ट्री है उन्होंने किया। और सुप्रीम कोर्ट ने जब अपना ऑर्डर लिखवाया तो उसमें उन्होंने मेंशन किया कि एक जज जिसका पेरेंट डिपार्टमेंट लाहौर हाई कोर्ट है उसको मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने किस तरह ओएसडी कर दिया। तो ये सारी बातों से बहुत शक्को व शुबहात जन्म लेते हैं, और इस वक्त मामला हाई कोर्ट में चल रहा है। ख्वाजा हारिस साहब हमारे जो लीड काउंसिल हैं वो बड़ी वसी कानूनी मशावरत के बाद उन्होंने अपने दलाइल देना शुरू किए हैं। आइडियल सर्कमस्टांसिस में एंड आइडियली अगर आप मेरे से पूछें तो हम यकीनन ये चाहेंगे कि एक रीट्रायल जो है वो कंडक्ट इसका हो और दूध का दूध और पानी का पानी हो, बिकॉज हमारा बड़ा फर्म बिलीफ है कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो ना इसमें कोई कमीशन थे, ना किकबैक्स थे, ना किसी किस्म की कोई करप्शन पॉइंट आउट की गई है। तो हम ज़रूर चाहेंगे कि इसका रीट्रायल हो, मगर इस वक्त मामला सब जुडिस है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो ज़ेर बहस है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो दलाइल दिए जाएंगे, जो लीगल बहस होगी, जो काउंटर आर्ग्यूमेंट्स होंगे, उसके मुताबिक ही हम अपनी स्ट्रेटजी जो है वो फॉर्मुलेट करेंगे। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द करंट केस बीइंग हर्ड इन द इस्लामाबाद हाई कोर्ट। फेयर इनफ जी। अताउल्ला तारड़ साहब ने तो जो कहना था जी कह दिया। मैं चाहूँगा ये कि अब क्यों लीग इस पे क्या इनपुट देना चाहती है, इसलिए मैं कामिल अली आगा साहब से भी पूछना चाहूँगा और बसरा साहब से भी पूछना चाहूँगा, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। पूछ ले कि कामिल अली आगा साहब और बसरा साहब क्या कहते हैं। जनाब बसरा साहब, तारड़ साहब कह रहे हैं कि जो लोग मुस्लिम लीग नून को छोड़ के गए थे, जो आप लोगों की पार्टी में गए थे, यानी कि पीटीआई में गए थे, पंजाब से स्पेशली, वो लोग बहुत तंग हैं और एक बड़ी तादाद में लोग जो है मुस्लिम लीग नून से राब्ते कर रही है और वापस आना चाहती है, क्योंकि उन लोगों का तो अपने डेरों पे बैठना मुश्किल हो गया है, क्योंकि वो आवाम के जितनी शिकायत है उनको हल ही नहीं कर सकते, उनको एड्रेस ही नहीं कर सक रहे, उनके मसाइल ही इतने ज़्यादा हो गए। तो वो कहते हैं जनाब नून लीग वालों को कि सानू वापस ले लो। सो आप भी इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं कि नहीं गुजर रहे? नहीं, राना साहब इनका एक अपना मौक़िफ़ है। अच्छा। आप देख लीजिए कि जब इलेक्शन हुआ था सेनेट का, वहाँ तो इनकी बाज़ अक्सरियत थी, वहाँ पे लोग इनको क्यों छोड़ गए? वहाँ पे जहाँ कहा जा रहा था कि हमारे पास बाज़ अक्सरियत है, कल हमारा चेयरमैन आ जाएगा, वहाँ भी यही नारे मारते रहे कि पहले हम चेयरमैन सेनेट अपना बनाएंगे, फिर नेशनल असेंबली की तरफ रुख करेंगे, फिर अल्टीमेटली हमारा रुख पंजाब असेंबली की तरफ होगा। बात ये नहीं है राना साहब, सूरत ये है कि इस वक्त मैं ये आपको अपने मेरे बहुत सारे दोस्त मुस्लिम लीग नून के अंदर भी हैं, पीपल्स पार्टी में भी है, पीपल्स पार्टी में पुरानी जमात रही है। मैं आपको अपने ज़राए से कह रहा हूँ
कि दोनों पार्टियों के अंदर एक बहुत बड़े ग्रुप्स मौजूद हैं जो सेनेट में भी हैं, जो नेशनल असेंबली में भी हैं और पंजाब असेंबली में भी हैं। ठीक है। वो वादे अपनी क़यादत की पॉलिसियों से खिलाफ रखते हैं। बल्कि आप देखेंगे आने वाले दिनों में, जब मेरी इन्हीं दोस्तों के अंदर से मेरी ये खबर है कि नैब के साथ दोनों फैमिली, दोनों पार्टियों के जो सरबराहान हैं, उनके मामला तय पा चुके हैं, सिर्फ पैसों का लेन देन बाकी है। इशू यही आ रहा है कि वो कह रहे हैं, नैब वाले कह रहे हैं ये रसीद दें, ये कहते हैं रसीद ना लें, ये वो कहते हैं कि टेबल के ऊपर दें, ये कहते हैं टेबल के नीचे लें। जब ये मामला तय पा जाएगा और 2 महीने के अंदर अंदर आप देख लीजिएगा कि आसिफ जरदारी साहब और फरियाल बीबी और मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहबा, ये चारों आपको पाकिस्तान में नजर नहीं आएंगे। पैसे देकर ये अब बैरून मुल्क चले जाएंगे। उसके बाद ये पार्टियां जिस अंदाज में आप शराजा बिखरेगा, अभी तो ये कह रहे हैं, मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ, नेशनल असेंबली, सेनेट, पंजाब असेंबली, वाज़े ग्रुप्स मौजूद हैं जो अपनी क़यादत के खिलाफ, उनकी पॉलिसियों के खिलाफ, उनकी सोच के खिलाफ, उनकी विजन के खिलाफ, खास तौर पे जो उनका नुक्ता नजर इस वक्त कश्मीर देखे ना, हमारी शारक है, कश्मीर में कोई जंग हो रही है, हमारे फौजी शहादतें दे रहे हैं, इनको पड़ा हुआ है कि अपने हमने मैं उस तरफ चलता हूँ बसरा साहब, लेकिन आपने एक बहुत बड़ी बात की है। आपने बड़े वसूख से कह रहे हैं आप कि ये टेबल से नीचे पैसे देने के लिए तैयार है, अंडर द टेबल देने के लिए तैयार है पैसे, लेकिन नैब कह रही है कि जनाब आप ओवर द टेबल पैसे दें। लेकिन गुजारिश ये है, जो सिनेरियो जिस तरह आप पेंट कर रहे हैं, अगर इसी तरह सिनेरियो है तो फिर अगर ये अंडर द टेबल अगर पैसे दे देते, अगर सपोजिटली, जैसे कि आप भी जिक्र कर रहे हैं कि कोशिश करेंगे अंडर द टेबल पैसे ले लें, लेकिन अंडर द टेबल अगर ये पैसे देते हैं तो दैट मीन्स कि इवन इफ दे गो आउट ऑफ द कंट्री, और जैसे कि आप कह रहे हैं जरदारी साहब भी जा सकते हैं, और जैसे आप कह रहे हैं जनाब के नवाज शरीफ साहब भी जा सकते हैं अंडर द टेबल पैसे दे के, तो अगर ये चले जाते हैं तो फिर तो कोई ब्लेम तो नहीं होगा ना इन पे कोई क्वेश्चन रेज नहीं होगा, तो ये पॉलिटिक्स में तो फिर भी रहेंगे। सो फिर व्हाट्स द अचीवमेंट? नहीं, इशू ये नहीं है। देखिए, प्ली बार्गेन का कानून, प्री बार्गेन की तो आप बात नहीं कर रहे ना। आप देखिए, प्री बार्गेन तो ये है ना कि वो आप ओवर द टेबल पैसे देना, प्री बार्गेन तो ये है। नहीं, ये देखिए मेरी बात राना साहब, ये बात तो प्राइम मिनिस्टर भी कह चुके हैं कि ये पैसे दे दें, पैसे दे के जहां मर्जी चले जाएं। तो बाकी कौन कह रहा है कि इनकी सियासत खत्म हो जाएगी, या पार्टी है नून लीग की अपनी फॉलोइंग है, पीपल्स पार्टी की अपनी फॉलोइंग है, ये हम कहते हैं कि पार्टियां खत्म हो जाएगी। पार्टियां तो अमरीर के दौर में भी चलती रही। यू हैव टू लाइक क्लैरिफाई ओवर हियर कि ये जैसे आप कह रहे हैं कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि पैसे दे दें और चले जाएं, पैसे ये अगर अंडर द टेबल दे देते हैं, जैसे कि अब बकौल आपके वो इंसिस्ट कर रहे हैं, नवाज शरीफ साहब भी और जरदारी साहब भी बकौल आपके इंसिस्ट कर रहे हैं, तो अगर इंसिस्ट कर रहे हैं अंडर द टेबल, तो अगर अंडर द टेबल पैसे मिल जाते हैं और फिर भी जाने की इजाजत मिल जाती है, तो फिर मतलब कि कैसे, हाउ विल यू जस्टिफाई द पीपल ऑफ पाकिस्तान? ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। बात आपको मैं कह रहा हूँ, ऐसे नहीं होगा। पैसे देखिए, प्ली बार अभी खान साहब आपको याद है कि 2-3 दफा क्या कह चुके हैं, अमेरिका में भी 3 लफ्ज बोले NRO, अभी तुर्खम में जब बॉर्डर पे गए उन्होंने कहा ये मुझसे चाहते हैं NRO, तो यही तो NRO है जो इजराइल उनके भी है, जो हमारे भी है, कि पैसे देना चाहते हैं, ये NRO है ना, कि पता ना चले कि जी हमने पैसे वापस किया, तो फिर सारी मामला खत्म कर देने चाहिए। भाई, अगर पाकिस्तान के अंदर कानून एक है, आइन एक है, उसके मुताबिक अगर प्ली बार्गेन में बाकी मुल्जमान ने सेटलमेंट की है, पैसे वापस किए हैं, उसके बाद वो केसेस खत्म हो गए उनके, तो हमें तो कोई इतराज नहीं है, क्योंकि कानून मौजूद है। इसलिए बिल्कुल राना साहब की बात क्लियर है कि जमातें दोनों टूट फूट का शिकार हैं, कोई धरना होने नहीं जा रहा। क्योंकि आप मुझे बताइए ना कि एक तरफ तो हम कश्मीर पे जंग लड़ने जा रहे हैं, LOC भी लोगों की शहादतें हो रही हैं, और ये क्या जा रहे हैं कि जी हमने इस्लामाबाद। आप फजलुर रहमान साहब वाले धरने की बात करें कि कोई होने नहीं जा रहा। सर, आजादी मार्च, लॉन्ग मार्च, धरना, जलसा जुलूस करें, ये आईनी हक है, लेकिन नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा, आप इस वक्त बसरा साहब, आप प्रिसाइसली फजलुर रहमान साहब के जलसे की बात करें, धरने की बात करें। आप कह रहे हैं कि आज़ादी मार्च, जो भी उसका नाम दे दें, लेकिन फजलुर रहमान साहब जिसको लीड करना चाहते हैं, नहीं होगा, वो नहीं होगा, नहीं होगा। यू आर कंफर्म अबाउट दिस थिंग? आप बड़े वसूख से कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि बिल्कुल धरना नहीं होगा। बसरा साहब, आप बड़े वसूख से कह रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान का धरना नहीं होगा। ताड़ी इन्फॉर्मेशन है कि ताड़ा हंच है या पॉलिटिकल एज अ पॉलिटिकल वर्कर तुसे अपना एनालिसिस दे रहे हो?
राना साहब, मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मेरी ऑब्जर्वेशन भी है, मेरी इंफॉर्मेशन भी है, तमाम पार्टियों में दोस्त मौजूद हैं। देखिए, एक तरफ मोदी जो है वो आपके पाकिस्तान पे कब्जा करने के बाद ख्वाब देख रहा है, कश्मीर पे कब्जा करने के ख्वाब देख रहा है, तो क्या जो लोग इस वक्त इस्लामाबाद पे कब्जा करना चाहते हैं, या मौलाना फजल रहमान साहब है, या नून लीग है, या पीपल्स पार्टी, इनमें और मोदी में क्या फर्क रहेगा? तो इसलिए कोई धरना वरना नहीं होने जा रहा, दोनों पार्टियों के मामला तय होने जा रहे हैं। ये पैसे देंगे नैब को, अल्लाह खैर सल्लाह, ये जाके बैठे पेरिस जाएं, ये फ्रांस जाएं, ये लंदन जाएं, और मौलाना साहब अक्लमंद आदमी हैं, वो देखते हैं चीजों को, हालात किधर जा रहे हैं। तो सो राना साहब, मैं आपको अभी भी कंफर्म कर रहा हूँ कि चीजें जिस तरह पेंट की जा रही हैं उस तरह नहीं हो रही हैं। तो आने वाले दिनों में आप देख लेंगे। मैं तो वैसे 2 महीने ज्यादा डेडलाइन दे रहा हूँ, अक्टूबर में इन्होंने आजादी मार्च का नाम दिया है, लेकिन कानून और आइन हमारा कहता है आप ये आजादी मार्च हो, इनकलाबी मार्च हो, धरना हो, जलसा हो, जुलूस हो, होते रहे हैं, सब लोगों ने दिए हैं, लेकिन ये टाइमिंग भी किसी काम की होती है। ये टाइमिंग पे इस वक्त हम सब लोगों के मुतहद होकर कश्मीर की LOC पे जाकर हमने सारे यकजहती करना अपने कश्मीरियों के साथ, हमने हमलावर होना भारतीय दरिंदे के साथ। मुझे एक चीज बताएं, आप कह रहे हैं कि 2 महीने तो बहुत ज्यादा टाइम आप बता रहे हैं, और साथ ही आप कह रहे हैं कि 2 महीने से पहले ये लोग यहाँ से चले जाएंगे डील करके। बिल्कुल ऐसे, मतलब पैसे दे के, इन अदर वर्ड्स। हाँ जी, हाँ जी। तो ये पैसे जो है कोई थर्ड पार्टी देगी, ये खुद देंगे, कैसे? मुझे वो मॉडस ऑपरेंडी समझ नहीं आ रहा। राना साहब, थर्ड पार्टी दे, ये खुद दें, ओमनी ग्रुप दे, मलक रियाज साहब दें, कोई दे, पैसे अंडर द टेबल नहीं होंगे, पैसे टेबल के ऊपर होंगे और उसकी रसीद दी जाएगी, जो नैब का कानून है। यही तो इशू है जो गुज़श्ता 1 महीने से है। और आपने देखा है कि मियां शहबाज शरीफ, आपको पता है कि वो विकेट की दोनों तरफ खेलने के बड़े चैंपियन हैं, वो हमेशा से राइट भी जाते हैं, लेफ्ट भी जाते हैं, वो वेस्ट ईस्ट हर तरफ खेलते हैं। सो मियां शहबाज शरीफ साहब की मूवमेंट्स को आप चेक करें, कहाँ गया मियां शहबाज शरीफ जो डेली मेल के खिलाफ दावा दायर करना था, 3 महीने से बाहर हैं। इतनी पॉपुलर क्यादतें होती हैं तो मुझे बताइए कि जरदारी साहब और फयाल भी अंदर हैं, मरियम नवाज और नवाज शरीफ अंदर है, कोई जलसा देखा आपने? कोई जुलूस देखा? कोई धरना देखा? छोड़े इन बातों को राना साहब, बस कहने को जितनी मर्जी बातें कहते जाएं। अगर इतनी बड़ी क्यादत जेलों के अंदर हो और वो लोग इनके लिए बाहर ना निकलते हों, तो कौन पागल है जो इनकी दौलत बचाने के लिए बाहर निकलेगा, इनका माल बचाने के लिए निकलेगा, इनकी औलाद बचाने के लिए निकलेगा? लोग भूख से मर रहे हैं, 2 वक्त की रोटी नहीं है, और आप कह रहे हैं धरने खेला जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। ठीक है जी, एक ब्रेक जी, ब्रेक के बाद वापस आता हूँ और जवाब लेने की कोशिश करूंगा, क्योंकि द सिचुएशन विच इज़ लाइक यू नो अ सीरियस सिचुएशन उन लोगों के लिए, पार्लियामेंटेरियंस के लिए जो इलेक्टेड है या इलेक्टेड नहीं भी हैं, तो हार के आए हैं लेकिन वोट ज़रूर लेने गए थे लोगों के पास। उनको डेरों पे अपनी एक सिचुएशन है, अपने ऑफिस में एक सिचुएशन है जब वो आवाम को फेस करते हैं। एक छोटी सी ब्रेक और उसके बाद वापस। वेलकम बैक जी। कामिल अली आगा साहब, आपने बसरा साहब को सुना? बसरा साहब तो कह रहे थे जनाब के कोई धरना नहीं हो रहा मौलाना फजल रहमान का, और कोई धरना होने जाएगा भी नहीं, और नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब जो हैं वो डील करके पैसे दे के, यानी कि डील से मुराद पैसे दे के, वो जनाब मुल्क से बाहर चले जाएंगे। आप समझते हैं ऐसा होगा? देखें जी, मैं समझता हूँ कि मेरे नजदीक तो ये पैसे देना इनका सबसे आखिरी जो है वो तरीकाकार होगा। अभी तक मुझे कोई इनके ऊपर ऐसा प्रेशर नजर नहीं आ रहा कि जिसकी वजह से ये इनको पैसे दे के चले जाएंगे। अभी तक तो वो यानी जेल में जिस तरह रह रहे हैं वो तो ऐसे नजर आता है जैसे कि वो अपने घर से सहूलत के साथ रह रहे हैं। अच्छा। यानी AC मिला हुआ है, हर किस्म की आराइश मिली हुई है, टेलीफोन की सहूलत उनको है, मुलाकातों की सहूलतें उनको मुयसर है, और कभी आम कैदियों को इस किस्म की सहूलतें आपने देखी है कभी? मैं तो नहीं समझता कि कोई कैदी जो है इतने सहूलत के साथ रह रहा हो और उनको एयर कंडीशन सहूलत मिली हो, और फिर क्रिमिनल लोग जो हैं जिन्होंने कौम के साथ फ्रॉड किया हो, कौम को लूटा हो, ये तो बहुत बड़ी एक कानूनी जो है एक जुर्म है। इस सूरत हाल के अंदर इतनी सहूलतों के साथ, इतने अरबों रुपए जिनके पास हो,
और वो पूरी पूरी जेल जो है वो सजा के बैठे हो और अपने घर से ज्यादा सहूलतें ले रहे हो। तो आपका मतलब है कि वो इतनी सहूलियात होने के वजह से कोई डील आपको होते हुए नजर नहीं आ रही? मुझे तो कोई डील, और फिर जो मोहतरम वज़ीर आज़म पाकिस्तान फरमा रहे हैं कि कोई डील नहीं होगी और कोई डील नहीं होगी, तो मेरे नजदीक तो एक ही डील है ना जी कि ये पैसे दें, जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान कहते हैं ये पैसे दें और चले जाएं। तो ये तो जो चीजें वज़ीर आज़म फरमा रहे हैं ये सब कुछ तो करना है नैब ने, और नैब के कैदी जो है इतनी सहूलत से अगर रह रहे होंगे तो पैसे कैसे देंगे? ठीक है, सो आपकी नजर में पैसे देना तो लास्ट रिजॉर्ट होगा, और वो लास्ट रिजॉर्ट उस वक्त होगा जब उनको कोई प्रॉब्लम्स फेस करेंगे। वो तो प्रॉब्लम्स तो वो फेस कर नहीं रहे जेलों में, तो वो पैसे क्यों देंगे? सो यू टोटली डिसएग्री विद दिस थिंग कि वो पैसे देंगे, ऐसे ही है ना? देखें मैं समझता हूँ कि जिन लोगों ने इतनी जुर्रत और हौसले के साथ कौम को लूटा हो, उनसे ये एक्सपेक्ट करना है कि बड़े आराम से वो पैसे दे के निकल जाएंगे। कैसे पैसे दे देंगे वो? और ये कितने पैसे देंगे? ये किसने असेसमेंट किया है? कौन असेसमेंट कर रहा है कि इन्होंने कितना? ये तो 3-4 हजार अरब रुपए की करप्शन इन्होंने बता दी हुई है, और उसके बाद अभी इसकी असेसमेंट कौन करेगा कि वो पैसे कितने देंगे और कितनी बारगेनिंग होगी? ये तो नैब में करनी है ना जी। तो मैं नहीं समझता कि ये इनका मामला इस स्टेज पे पहुंच गया है कि ये पैसे देके तो चले जाएंगे और ये सारा मामला जो है ये खत्म हो जाएगा। मेरे नजदीक तो ये बिल्कुल गैर मुतवक्को बात है, और लॉजिक के मुताबिक अगर बात करें तो जिन लोगों ने इतनी डटाई से करप्शन किया है वो इनको इतने आराम से पैसे देके चले जाएंगे, ये करीनस क्यास नजर आता है। ठीक है, और व्हाट अबाउट धरना जी? मौलाना फजल रहमान साहब के धरने के बारे में क्या कहेंगे? वो भी बसरा साहब कह दीजिए कोई नहीं होना धरना शरना। देखें राणा साहब, जहां तक मुझे आज तक की एक्टिविटी नजर आ रही है मौलाना फजल रहमान साहब की, वो तो मुझे लग रहा है कि वो बजीद है और बड़े यकीन के साथ वो बात कर रहे हैं कि धरना होगा, और उन्होंने ये भी कह दिया हुआ है कि अगर नून लीग और पीपल्स पार्टी उनके साथ शामिल ना भी हो तो वो 15 लाख लोग इस्लामाबाद में लेकर पहुंचेंगे। अब एक ही बात है, एक बात जो है वो उसके अंदर मुझे गैर यकीनी सूरत लगती है कि क्या मौलाना ने एस्टेब्लिशमेंट के साथ पंगा लेने की जुर्रत और हौसला पैदा कर लिया है? अगर उन्होंने कर लिया है तो फिर धरना तो जरूर होगा। अच्छा, तो ये शफकत महमूद साहब कहते हैं जी 15 लाख छोड़ के 1500 भी बंदे लेके आ जाने तो बड़ी गल है। ये देखें, ये बातें जो है ना ये कतई तौर पे गलत है। 15 लाख ना हो, चले मैं कहता हूँ कि 2 लाख लोग लाना जो है वो मौलाना के लिए कोई मुश्किल बात नजर नहीं आती, और इस किस्म के अंदाजे और इस किस्म की किस्म तसलियां अपने आप को देना जो है हुकूमत जो है उसका काम नहीं होता। तो हुकूमत को ये मद्देनजर रखना चाहिए कि आखिरी जो ऑप्शन है वो क्या है, और उसके अंदर उसकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, और उसके लिए उन्होंने क्या बंदोबस्त किया हुआ है और क्या वो सोच रहे हैं। अच्छा, चलो, मतलब आप टोटली डिसएग्री करते हैं इन दोनों पॉइंट से कि मौलाना फजल रहमान साहब जैसे बसरा साहब कहते हैं जी ना आपके वो नहीं करेंगे धरना, आप कहते हैं जी करेंगे धरना। देखें, अगर कोई पॉलिटिकल सॉल्यूशन इनके पास है तो ये बताएं कि इनके पास पॉलिटिकल सॉल्यूशन क्या है, क्या बातचीत करेंगे ये मौलाना के साथ, और क्या उनके साथ ये हरबा इस्तेमाल करेंगे जिसकी वजह से ये कह रहे हैं कि स्ट्रेटजी क्या होगी वो नहीं लाएंगे। वो उनके पास जो स्टूडेंट्स हैं उनका मकतबा फिक्र जो है, उनके फॉलोअर जो है, इसमें कोई शुबा नहीं। जितने मदारस उनके पाकिस्तान के अंदर है, उनके कॉन्सेप्ट के मदारस पाकिस्तान के अंदर है, और जिस किस्म का उनका मामला उन तमाम लोगों के, उनके हमनवा मकतबा फिक्र के लोगों के साथ
उनकी बातचीत और उनका अलायंस चल रहा है, उसके अंदर तो मुझे कोई शुबा नहीं है कि 2-3 लाख बंदे तो वो इकट्ठे कर ही सकते हैं। चले आप डिफर करते हैं बसरा साहब की ओपिनियन से। एक आखिरी चीज भी मुझे समझाएं, इस पे भी आपकी इनपुट चाहिए। अभी ये कहा जा रहा है कि जनाब जो डेरे हैं, जैसे तारड़ साहब कह रहे हैं कि जनाब जो डेरे हैं जहाँ पे पीटीआई वाले जाके बैठते हैं या पीटीआई के इत्तेहादी जाके अपने डेरों पे बैठते हैं, जहाँ पे वो पब्लिक डीलिंग करते हैं अपने लोगों के साथ अपने हलकों में, उन डेरों पे पीटीआई वाले या पीटीआई के साथ जो अलहाक किया हुआ जमातों ने वो जाने से कतरा रही हैं कि वहाँ पे जो लोगों की हीट फेस करनी पड़ती है उनकी, वो बड़ी मुश्किल हो गया उनका वहाँ पे सरवाइव करना, क्योंकि उनके लोगों के काम नहीं हो रहे, लोगों को महंगाई की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं, जिसकी वजह से वो बिल्कुल उन्होंने लक ही नहीं सीधा हो रहा, और जो वहाँ के हल्के के लोग हैं वो उनको जीना उन्होंने अजाब बना दिया है, जो वहाँ के पार्लियामेंटेरियंस हैं। ऐसे ही है, आप लोगों के साथ भी ऐसे ही हो रहा है, क्योंकि आप भी इत्तेहादी है पीटीआई। देखें, हम तो मैक्सिमम इनके साथ तावन कर रहे हैं, क्योंकि हमारा वतीरा ये है कि लेकिन लोगों के साथ कैसे डील कर रहे हैं आप? जिनके साथ दोस्ती होती है राणा साहब, हम उनके साथ पूरा निभाने की कोशिश करते हैं। ठीक है साहब, लेकिन हल्के किस तरह फेस कर रहे हैं? हमारे गिले छूटे इनके साथ है, ये मशावरत नहीं करते, ये किसी मामले में भी कोई ऑनलाइन नहीं देते, और अपने इत्तेहादियों के साथ जब जरूरत पड़ती है तो उनको तलब फरमाते हैं, लेकिन मशावरत के बगैर। यानी ये कश्मीर इशू है, इसके ऊपर आप देख रहे हैं इन्होंने हमें 2-3 दफा ये कहा कि हमारी रैली में शामिल हो, हम शामिल हुए, भरपूर अंदाज में हुए। इन्होंने अगर कश्मीर के साथ जाति के लिए कॉन्फ्रेंस की, उनके अंदर भी हम शामिल हुए, भरपूर अंदाज में हुए। इसी तरह दीगर मामलात में जब इनको जरूरत पड़ती है हम मैक्सिमम तावन करते हैं, और हमारा तावन जारी रहेगा। हमें पता है कि इमरान खान गिला है वो कि गवर्नमेंट जड़ी है तानू पुछती नहीं है, मुशावरत के अमल में हमें गिला शिकवा है राणा साहब, इसमें भी कोई शक नहीं कि लोग जो हैं वो महंगाई से बहुत तंग है, बेरोजगारी से बहुत तंग है। इनकी पॉलिसीज की वजह से महंगाई बढ़ी है और बेरोजगारी भी बढ़ी है। वो जो लोग इंतजार कर रहे हैं कि 50 करोड़ या 50 लाख नौकरियां कब आएंगी, 1 करोड़ और कब हमारी बारी आएगी, और फिर घर जो है वो 50 लाख घर कब तमीर होंगे। आपको भी डेरों पे प्रॉब्लम होती है आगा साहब? हमें अपने डेरों पे प्रॉब्लम होती है जी, हमें तो अपने ऑफिस में बैठना मुश्किल होता है। लोग बड़ी बेचैनी का इजहार करते हैं, लोग गिले शिकवे करते हैं, लोग हमें कहते हैं कि आप या तो इनको छोड़ दें या फिर इनको कहें कि ये महंगाई में कमी करें, और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी जो है उसके अंदर बेहतरी लाएं। रोज बरोज ये देखे ना जो बच्चों के साथ ज्यादतियों के केसेस आ रहे हैं, डकैतियां हो रही हैं, ये सारे मामला जो है इसके अंदर लोगों को हमारे साथ भी गिला होता है। आपको भी इश्यूज हैं अपने ऑफिसेज में, अपने डेरों पे, और लोग आपको तंग करते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमें परेशान करते हैं, हम लोगों को तसल्ली देते हैं, हम कहते हैं इंशाल्लाह जो पॉलिसी उनके नतीजे में बाद अभी तक तो हम जनाब बड़े मुस्तहकम तरीके से लोगों को यकीन दहानी कराए चले जा रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि इमरान खान साहब इसके ऊपर नोटिस लेंगे और मामला को दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। चले ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। आज के लिए सिर्फ इतना ही जी। राना मुबशिर को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।